और कल से प्लीज जरा आप टाइम से ज्वाइन करिए, आपका 5 मिनट्स आई लव द मीटिंग। मंडे से नेक्स्ट क्लास जो भी होगी आपकी। अगर कुछ अभी तक डाउट होगा तो कल सैटरडे आपकी क्लास नहीं होगी, तो यू कैन टेल मी। जो बच्चे एक्चुअली में पढ़ रहे हैं या जिन्हें किसी भी सब्जेक्ट, बट इस सब्जेक्ट में अगर आपको डाउट हो तो आप यही नहीं पढ़ रहे हो तो बाकी को तो मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक। अगर कल आपको कुछ डाउट्स है या कोई भी न्यूमेरिकल है या कुछ भी है, अगर सॉल्व नहीं हो रहा है या असाइनमेंट की क्वेश्चन है उसका आंसर आपको चाहिए या देखना है कैसे आ रहा है या कुछ भी, अगर उससे रिलेटेड थ्योरी में आने वाली है कैन टेल मी, आई विल अरेंज योर क्लास इवन इफ इट्स जस्ट वन ऑफ यू तो डिस्कशन के लिए अलग से हम टाइम डिसाइड कर लेंगे। तो 2D में आपके पास क्लिपिंग के लिए एक ये रेक्टेंगुलर या आपके पास ये रीजन आ रहा था, ठीक है। इसके अंदर जो जो आपका ऑब्जेक्ट का इमेज का सीन आ रहा था उसे आप रख रहे थे और डिस्प्ले, बाकी जो पार्ट था इसके आउटसाइड लाइक लाई कर रहा था वो डिस्कार्ड एंड दीज। ओके। अब 3D में अगर मुझे क्लिपिंग करना है तो अब आप देखो तो ये आपका 2D में स्ट्रक्चर था, दैट वाज जस्ट अ रेक्टेंगल। नाउ अगर इसे आप 3D में एक्सटेंड करो तो इट विल बिकम अ वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम क्यों बोला मैंने इसे, बिकॉज देखो वॉल्यूम हैज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो अब सिर्फ और सिर्फ आप एक 2D एक रेक्टेंगल से नहीं काम चला सकते ना फॉर 3D ऑब्जेक्ट। 3D ऑब्जेक्ट है तो यू नीड अ वॉल्यूम, ठीक है। जिस वॉल्यूम के अंदर वो ऑब्जेक्ट लाई करेगा या जितना पार्ट उस ऑब्जेक्ट का लाई करेगा उसको आप डिस्प्ले के लिए रखोगे। जो पार्ट आपका बाहर आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे डायग्राम गिवन, सी दिस, if this was your viewing volume, this cube, this box is your viewing volume for 3D objects। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट्स इस बॉक्स के अंदर होंगे उन्हें आप डिस्प्ले कराओगे, जो भी ऑब्जेक्ट्स बाहर होंगे इस बॉक्स के उन्हें आप डिस्कार्ड कर दोगे। और अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका आधा पार्ट अंदर है या कुछ पोर्शन उसका बाहर लाया करता है, ये अंदर वाला पार्ट जितना बॉक्स के होगा उसको आप एक्सेप्ट करोगे, ये बाहर वाला आप डिस्प्ले से हटा दोगे, ये डिस्प्ले नहीं रखोगे, डिस्प्ले के लिए ये ऑब्जेक्ट नहीं रखोगे, ठीक है। तो ये 3D क्लिपिंग है। 3D क्लिपिंग के लिए देखो ना, एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आपके पास एक बॉक्स होगा, ठीक है। उस बॉक्स को मैंने क्या बोला है, व्यू वॉल्यूम, राइट। व्यू वॉल्यूम है मेरा, व्यू वॉल्यूम जो मैं क्लिपिंग में यूज करूंगी, इसलिए ऑलरेडी सीन इसका सफाई करना। दो तरीके के प्रोजेक्शंस हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। पहला था आपका प्रोजेक्टिव और ये पर्सपेक्टिव, एंड सेकंड वाज योर पैरेलल प्रोजेक्शन। पैरेलल प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। पैरेलल प्रोजेक्शन के लिए और पर्सपेक्टिव के लिए दिस विल बी द शेप ऑफ अ फ्लिपिंग विंडो व्हिच इज रेक्टेंगुलर, जो स्टैंडर्ड शेप हम लोग नोटिस कर रहे हैं। अब एक चीज देखो, फ्लिपिंग विंडो क्या बता रही थी, जितना पार्ट ऑब्जेक्ट का इमेज का मेरा इस रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर लाई करेगा उसे मैं रखूंगी डिस्प्ले के लिए। पर देखो ये 3D ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए अब मैं दो दो ऐसे रेक्टेंगल्स यूज करूंगी, ठीक है। एक आगे की तरफ जो मैंने रखा है, एक पीछे की तरफ। तो ये देखो ये जो दो रेक्टेंगल्स एरिया एनक्लोज कर रहे हैं, ये वाला ध्यान से सुनो, ये लाइंस है, ठीक है। ये आपके पास चार लाइंस है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के लिए, ठीक है। ये प्रोजेक्टर्स हैं आपके। अब जो जो आपके जो प्रोजेक्टर्स हैं, ये जो इस क्लिपिंग विंडो के चार वर्टिसेस से पास हो रहे हैं, ये देखो ये चार जो वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो ये एक देखो एक पिरामिड वाला शेप बनाया है, इतनी क्लियर ऑल ऑफ दिस। इस पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के लिए देखो ये पिरामिड शेप बनाई है, ठीक है। एक लेटा हुआ सा पिरामिड है आपके पास, ठीक। एंड दिस इज योर क्लिपिंग विंडो। इस क्लिपिंग विंडो से एक एक, ये देखो ये जो वर्टिस से होके वर्टेक्स से होके आपकी जो लाइंस जा रही हैं, तो ये एरिया एक एनक्लोज कर रही है। ऐसे ही एक स्लाइड मान लो या एक रेक्टेंगल मैंने इसमें यहाँ इंसर्ट कर दिया है। अब इन दो रेक्टेंगल्स के बीच में देखो एक ऐसी शेप है, ठीक है। ये जो शेप है इसके बीच में,
ये आगे की टिप आपने कट कर दी है, ठीक है, जो सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन से आपको ये ज्वाइन कर रही थी ये प्रोजेक्टर सारी लाइन, ठीक है। तो दिस बिकम्स योर व्यूइंग वॉल्यूम। तो आपको व्यूइंग वॉल्यूम के लिए एक फ्रंट फेस चाहिए और एक बैक फेस चाहिए, और जो इनके बीच में एरिया एनक्लोज होगा, दिस इज योर व्यूइंग वॉल्यूम, राइट। फॉर पर्सपेक्टिव आपके पास जो शेप आएगी इसके लिए व्यूइंग वॉल्यूम के लिए, इट इज सेमी इनफाइनाइट, यू कैन से पिरामिड, ठीक है। एंड फॉर दिस पैरेललोग्राम, इट इज एन इनफाइनाइट पैरेललोपाइप। पैरेललोपाइप नीचे तक अगर आप इसे एक्सटेंड कर दोगे, दिस बिकम्स अ पैरेललोपाइप। अभी मैंने बैक फेस इंसर्ट नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ मैं क्लिपिंग विंडो को मैंने यहाँ स्पेसिफाई किया है कि मेरी क्लिपिंग विंडो कुछ डिस्टेंस पर है सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन से मेरे, ठीक है। और ये क्लिपिंग विंडो जो है, ये जो एक शेप है, इसको एक्सटेंड कर दो आप, ठीक है। तो दिस बिकम्स अ सेमी इनफाइनाइट पिरामिड। एंड ये जो आपके पैरेलल प्रोजेक्शन के लिए आपने यहाँ क्लिपिंग विंडो रखी है, देखो आपके पास एक इनफाइनाइट शेप आएगी, पैरेललोपाइप जिसे बोलते हैं 3D में, ओके। ये जो क्यूबॉइड एक्सटेंड कर दिया है, इनफाइनाइट पैरेललोपाइप। एक चीज और, ये जो व्यूइंग वॉल्यूम है, ये किस पे अप्लाई होगा, ये वर्ल्ड कोऑर्डिनेट पे अप्लाई होगा। मतलब एक बार आपने जब क्लिपिंग कर दी है, डिसाइड कर लिया कि क्या आपको डिस्प्ले करना है ऑब्जेक्ट, कितना इमेज का पार्ट आपको डिस्प्ले करना है, उसके बाद आप उसके प्रोजेक्शन के पॉइंट्स लीजिएगा, ठीक है। Now see, these viewing volumes can be infinite or finite as seen in the previous slide. अगर if I insert a backface है तो एक small volume enclose करेगा, तो फिर इस region के अंदर, इस volume के अंदर जितने ऑब्जेक्ट आएंगे उनको मैं डिस्प्ले के लिए कंसीडर करेंगे, बाकी को डिस्कार्ड करेंगे। और अगर ये बैक वाला फेस नहीं है तो फिर ये इनफाइनाइट रीजन होगा। मतलब बस इस आगे वाले ये जो पिरामिडल है, आगे वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें ऑब्जेक्ट कुछ भी आता है तो मैं इसको डिस्कार्ड करूंगी, इसके बाहर जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं उनको मैं डिस्कार्ड करूंगी। पर इस क्लिपिंग विंडो के पीछे वाले पिरामिड में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का पार्ट लाई करता है तो फिर उसको मैं एक्सेप्ट करूंगी डिस्प्ले के लिए, राइट। हाउएवर इन प्रैक्टिस हम लोग क्या है, वी प्रेफर दीज फाइनाइट व्यूइंग वॉल्यूम्स ओनली, ठीक है। देखो क्योंकि पर्सपेक्टिव व्यूज के लिए जो बहुत दूर होते हैं ऑब्जेक्ट, वो एक्चुअली जब आप डिस्प्ले करोगे उन ऑब्जेक्ट को जो बहुत दूर है, सपोज आपने पहाड़ बनाया है, उस पे स्नो दिखाई है, या कुछ भी छोटे प्लांट्स होंगे, कुछ भी होंगे, अगर आप उनको डिस्प्ले कराओगे, अगर पर्सपेक्टिव यूज कर रहे हो आप प्रोजेक्शन, तो आप देखना जो बहुत बहुत ज्यादा दूर होंगे ऑब्जेक्ट्स, वो ऑलरेडी ना छोटे छोटे स्पॉट्स के फॉर्म में आते हैं, और वो आपस में ही डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप उनको ऑब्जेक्ट क्या दिखाओगे, अगर एक आपका एक नॉर्मल एक हर्ब भी है या श्रब है, कुछ भी, अगर वो ही एक नॉर्मल ग्रीन स्पॉट नजर आ रहा है आपको, इतनी दूर है वो, तो अगर दो प्लांट साइड बाय साइड रखे हुए होंगे तो आपको कहाँ से हो, आप उनको प्लांट्स दिखा लोगे, तो ऑब्जेक्ट। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक्चुअली जो अपना व्यूइंग वॉल्यूम है उसको हम लिमिट कर देते हैं, ठीक है। और जो बहुत ज्यादा आपके पास होंगे सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन से, व्यूइंग पॉइंट से जो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा पास होंगे, तो उनका जो स्ट्रक्चर आता है वो डिसजॉइंटेड आता है। तो इन दो रीजन की वजह से आप क्या करते हैं, अपना जो व्यूइंग वॉल्यूम लेके चलते हैं, फाइनाइट लेके चलते हैं, इनफाइनाइट भी लेके चल सकते हैं, बट यूजुअली हमारे एल्गोरिथम्स में हम लोग फाइनाइट प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो व्यूइंग वॉल्यूम अगर मैं फाइनाइट लेके चल रही हूँ, तो उसके लिए मुझे एक फ्रंट फेस, एक नियर वाला फेस जो है, एक प्लेन। अब प्लेन क्यों बोला, अब देखो, अगर ये आपका पैरेलल वाला केस था, ठीक है, पैरेलल पाइप वाला, पैरेलल प्रोजेक्शन के लिए दिस वाज योर क्लिपिंग विंडो, तो यहाँ पे अगर मैंने प्लेन एक डिफाइन कर लिया जो ऑर्थोगोनल है इसके, या हो सकता है उसकी ओरिएंटेशन कुछ और हो, यहाँ पे देखो सपोज मैंने एक स्लाइड एक तरीके से इंसर्ट कर दी, ठीक है। तो इसने कुछ एरिया कट किया यहाँ पे, ठीक है, ये जो रेक्टेंगुलर एरिया इसने कट किया, ठीक है। सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन के सामने वाला प्लेन जो होगा, दैट इज नोन एज अ फ्रंट प्लेन और रियर प्लेन, और जो पीछे वाला एरिया होगा, दैट इज नोन एज अ बैक प्लेन और ये फार प्लेन, ठीक है। इनको एफ और बी डिस्टेंसेस से आप मेजर करोगे, कितनी दूर है ये सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन से, दिस इज योर फ्रंट डिस्टेंस एंड दिस इज योर बैक डिस्टेंस, एंड यू कैन ऑल्सो गिव द वैल्यूज एज नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। This we have already discussed. Parallel वाले में you'll get a rectangular parallelepiped.
और पर्सपेक्टिव में यू गेट अ पिरामिडल फ्रस्टम। फ्रस्टम ये जो आपका ये शेप है, ये दिस शेप जो आती है, ये जो आपने पॉइंट जो था इस पिरामिड का, ये वाला पॉइंट था, ठीक है, इसको आपने कट ऑफ कर दिया, तो ये जो आपके पास ये शेप बची, दिस इज नोन एज योर फ्रस्टम। ठीक है, बोथ द केसेस आर गिवन हियर। दिस इज योर क्लिपिंग विंडो। इसी से देखो, अपने क्लिपिंग विंडो से योर फ्रंट प्लेन एंड बैक प्लेन्स हैव बीन डिफाइंड, एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्लिपिंग विंडो ओनली, देखो साइज जो है इसका यूनिफॉर्म रहेगा। कहीं भी आप किसी भी आप पॉइंट पे अगर इस वॉल्यूम को कट करोगे, देखो यू विल गेट अ सेम फ्रेम का साइज जो होगा आपके पैलो पाइप के लिए, या व्यूइंग वॉल्यूम का जो आपका साइज है, हर एक पॉइंट पे इट्स गोइंग टू रिमेन द सेम। ठीक है, बल्कि पर्सपेक्टिव में देखो, जितना दूर आप सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन से जाते जाओगे, उतना आपकी ये रेक्टेंगल जो है इट इज गेटिंग बिगर एंड बिगर इन साइज। ओके, नाउ दो स्ट्रैटेजीज है, डायरेक्ट क्लिपिंग एंड कैनोनिकल। डायरेक्ट क्लिपिंग में इट्स डन अगेंस्ट, डायरेक्टली अगेंस्ट द व्यू वॉल्यूम। कैनोनिकल वाले में आप सबसे पहले क्या करते हो, नॉर्मलाइजेशन करोगे और कैनोनिकल फॉर्म में अपने व्यू वॉल्यूम को ट्रांसफॉर्म करोगे। कैनोनिकल का मतलब है, ये आपका पैरेलल प्रोजेक्शन के लिए कैनोनिकल व्यू वॉल्यूम के लिए डायमेंशंस दे रखी है। आप जो प्लेन्स यूज करोगे, फ्रंट प्लेन विल बी दिस वन प्लेन, आपका ये जो एक्स वाई में देखो गिवन है। ठीक है, your planes will be x is equal to 0 and x is equal to 1. This is your x is equal to 0, x is equal to 1 is this plane, sorry, this is your y is equal to 1, x is equal to 0 is your this plane, and this is your x is equal to 1. Similarly, y is equal to 0, y is equal to 1 वाला plane, z is equal to 0 and z is equal to 1 वाला plane। इन छह के छह प्लेन्स के इंटरसेक्शन से आपका ये जो आपका क्यूब एक है, यूनिट क्यूब वाला, ये वाला जो बॉक्स फॉर्म हो गया है, ये आपका व्यू वॉल्यूम बन जाएगा। ठीक है, तो इन छह के छह प्लेन्स की इक्वेशन यहाँ गिवन है। पर्सपेक्टिव के लिए आपका जो क्यूब की इक्वेशन होगी, आपकी सॉरी जो आपके ये फ्रस्टम की, आप देखो ये वाला जो शेप है दिस इज नोन एज अ फ्रस्टम। इसके लिए जो प्लेन्स होंगे, एक फ्रंट प्लेन ये रहा, बैक प्लेन दिस इज योर बैक प्लेन। ठीक है, यू हैव टू साइड प्लेन्स, यू हैव अ टॉप प्लेन एंड यू हैव अ बॉटम प्लेन। तो छह प्लेन्स के इंटरसेक्शन से बना है, और इन छह प्लेन्स की इक्वेशन गिवन है, x is equal to z, x is equal to minus z, y is equal to z, z is equal to minus z, and z is equal to zf, and z is equal to 1, where zf is to be calculated। फ्लिपिंग के लिए से जो हमने स्ट्रैटेजीज पढ़ी थी, इफ यू रिमेंबर द ABRL कोड, ABRL 4 बिट का कोड था आपके पास। अब क्या करोगे 3D के लिए, आप उसमें 2 बिट्स और एक्सटेंड कर दोगे। Come to this slide. See, the 6 bits have been defined here. Cohen Sutherland for 3D। ABRL कोड था, ठीक है, above below राइट ABRL। अगर ट्रू है, अगर आपकी क्लिपिंग विंडो के अबव लाई करता था कोई भी पॉइंट, तो उसमें आप 1 करते थे, अदरवाइज 0 करते थे। ठीक है, अब आपके पास दो और आ गए हैं बिट्स, फिफ्थ और सिक्स बिट आपने ऐड कर दी है। फिफ्थ बिट बता रही है इफ योर ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड द व्यूइंग वॉल्यूम, दिस विल बी बिहाइंड। एंड लास्ट बिट जो है आपकी वो बता रही है इफ इट्स फ्रंट ऑफ द व्यूइंग वॉल्यूम। ठीक है, तो 3D वॉल्यूम है आपके पास, इफ इट्स इन फ्रंट, दिस इज योर 3D वॉल्यूम। ओके, so if your object is in front of this cube, okay, so इसका इस रीजन का ABRL कोड निकालते हैं। is it above? No, suppose it's lying in somewhere in the middle, if I talk about the Z axis, so is it above the clipping window? No, 0. Is it below? No. Is it on the right? No. Is it on the left? No. Is it behind this viewing volume? No. Is it in front of it? Yes. तो इस रीजन का कोड क्या हो गया, 0 0, जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस वॉल्यूम, 0 0 0 1। Similarly, you can give the region codes for how many regions will be there now? There will be a central region or the inside region, एक रीजन ऐसा जो इस बॉक्स के अंदर है। ठीक है, एक रीजन जो इस बॉक्स के अंदर है, और एक रीजन जो इसके फ्रंट में है,
इसके बैक में है, लेफ्ट में है, एंड टुवर्ड्स द राइट, एंड देन दीज कॉर्नर एरियाज। ओके, तो ट्रिवियली बेसिक कॉन्सेप्ट जो होंगे वो सेम रहेंगे जो हमने 2D में पढ़े थे। 0 या 1 का जो हम लोग अलॉटमेंट कर रहे थे वो भी सेम रहेगा, जो असाइन हम लोग कर रहे थे 0 और 1 की वैल्यूज। इतना डिफरेंस है कि बस 2 बिट्स और ऐड हो गई है बिहाइंड और फ्रंट वैल्यू। ठीक है, वो कंडीशंस आपको दी गई है फॉर पैरेलल प्रोजेक्शन एज वेल एज फॉर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ठीक है, यू हैव द 6 डिजिट कोड्स, सारे के सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं, एंड as you check these are the parametric representations as well. So you're going to proceed in the same way as you did in 2D. I don't think there's much explaining to do in this part because you've already studied this Cohen-Sutherland in 2D. If you have understood Cohen-Sutherland for 2D, it's very simple to extend this algorithm for 3D. Okay. Usually it's not a very frequent question, I would say, for your externals. बट अगर आपके 3D में आता है तो बस आपको सेम जो कॉन्सेप्ट है आपको वही 3D में एक्सप्लेन करना है। सिर्फ जो आपके ये 2 बिट्स का एक्स्ट्रा एडिशन है उसके हिसाब से कंडीशन आपकी ऑल्टर हो जाएगी। ठीक है, go through this once and if you have any doubt you can ask. सेम फॉर लियांग-बार्स्की, जो आप लियांग-बार्स्की में आप पैरामीट्रिक इक्वेशंस फॉर्म करते थे, x is equal to x1 plus delta x into u, y is equal to y1 plus delta y into u, and अब आपका 3D कोऑर्डिनेट हो जाएगा तो एक इक्वेशन और ऐड हो जाएगी, z is equal to z1 plus delta z dot u. The conditions are given here, all the boundary और test conditions, and ये आपका decision parameter जो आपका p था, p और q की जो values थी। Again सेम आपका सारा प्रोसीजर है, आप देखेंगे all the steps are same, बस एक एडिशन है वो है आपकी z कोऑर्डिनेट वाली लाइंस का और कंडीशंस का। If you have any doubt on this, 3D pipeline also we have already discussed in one of the slides. The first step was your modeling transformation. You apply to your modeled object. If this was your object, okay, when you define or when you create an object, you assign some coordinates or each point on the surface as well as inside this object can be referred by their coordinates, which are known as your modeling coordinates. So you have your modeling coordinates first. It's the first set of coordinates which you get while creating an object. And then what do is you transform this object. आप क्या करोगे अपने क्लिपिंग विंडो के हिसाब से, प्लस आप उसमें रोटेशन रिफ्लेक्शन जो भी बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे उसके बाद you get your moving coordinates. Once you have your so you also assign and you also assign a coordinate system to this object. So after modeling coordinates, you get your world coordinates. After world coordinates, you get your moving coordinates after applying the basic transformation. After that, in project, once you have decided which part will be displayed and where it will be displayed, you will project those points. That is when coming the 3D objects definition into 2D. You use a function to map those 3D coordinates into 2D value. So this will be done by projection, and at the end of this process, we are going to get projection coordinates. Okay. Now after projection coordinates, we're going to apply workstation transformation, normalization, and workstation transformations. So finally, we will get to convert scan convert your points onto the display device. Okay, so that process remains the same. Just an additional step has been added. A additional step here, which is your projection, okay, transformation. After which you will get your projection coordinates. The rest of the steps are the same only. So we have discussed the PPTs till 16th April, ये जो आपकी 16th April वाली थी। इससे पहले की प्रोजेक्शन जितनी भी थी वो हमने PDF जो थी प्रोजेक्शन वाले इसमें कवर कर लिया है। All your perspective, parallel projection and oblique जितने भी cases थे vanishing point वो सब उसमें given है, ठीक है। Still if you have any doubt, इसमें numericals भी आपको बता दिए हैं कौन से numericals कैसे आते हैं। Still if you need questions जो है थोड़े से अगर आपको practice के लिए चाहिए projections के लिए तो I can make a practice sheet, और सॉल्व चाहिए तो सॉल्व आपको मिलेंगे अगर आप करना चाहें तो यू कैन टेल मी। अगर आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स चाहिए तो
अगेन अगर आप कॉन्वेंट से पढ़ेंगे तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए, उसमें आंसर जो है वो काफी टाइम गलत दिए होते हैं। तो यदि क्रॉस चेक आंसर्स जितने भी न्यूमेरिकल थ्योरी है, थ्योरी के लिए प्लीज डोंट रिलाई, बेटर टू फाइंड सम अदर रिसोर्स। और इवन स्लाइड्स आर इनफ, इसमें बहुत है थ्योरी के हिसाब से, इससे ज्यादा आपको थ्योरी नहीं पढ़ने की जरूरत है इसमें। ठीक है, बल्कि इट्स मोर देन इनफ, इतनी भी थ्योरी आपको ये भी ज्यादा ही है। ठीक है, तो if you want you can go through this, if you want मतलब अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए या कुछ समरी टाइप चाहिए तो and also circulated one of the seniors notes also. I don't know if you got them or not, but your classmates, most of the classmates have that video. तो आपस में आप प्लीज उसे सर्कुलेट करिए, प्रीवियस ईयर वाली नोट्स है वो, you will get all the notes in one place only. If you are having any trouble in collecting all the PDFs या एक जगह आपके पास सारा कंटेंट नहीं है तो ठीक है, अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एंड इसके बाद वाली जो 17th डेट वाली पीपीटी है या इसके बाद जो भी पीपीटी है प्लीज उसे पढ़ के रखिए, we'll discuss that. You have any doubt? You have any doubt? No, ma'am. Ma'am, हाँ can you जी, please share the yesterday's PDF, uh, that projection PDF, या numerical based question? I'll send it to you. स्लाइड्स में जो आपके न्यूमेरिकल्स या रेवोल्यूशन के जो स्क्रीनशॉट्स आपने देखे हैं उसी पीडीएफ में से हैं, एक्चुअली इट्स वन ऑफ डिफरेंट सॉन्ग सीरीज। यू गाइस मस्ट बी हैविंग दैट पियर्सन पियर्सन वाली बुक होगी आपके पास लाइब्रेरी से, कौन सी मिली है आपको? हर्न बेकर मिली है? Pearson, ma'am. हर्न बेकर है ना, यू हैव गॉन हर्न बेकर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, I'll send that PDF. Still if you have Okay, any ma'am. doubt in any of these topics you can ask me. ठीक है, the time Okay, come ma'am. and we have to cover a lot of not just you, the rest of the class also. I'm talking to all of you. If you have any class, please don't waste your time. कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको अभी जितना भी लग रहा है एग्जाम होना है नहीं होना है, ये इसके बारे में मत सोचो, एग्जाम तो आपका होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन उसकी मत चिंता करो, बट व्हाई यू वेस्टिंग योर टाइम? ठीक है, थोड़ा सा टाइम